एडिटोरियल्स के नोट्स 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के तरह याद किया जाता है। ये आर्टिकल इजराइल और जर्मनी में ज्यूज का प्रोसिक्यूशन हुआ था। तो जर्मनी और इजराइल के करंट एम्बेसडर्स ने, जो इंडिया में एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, रिमेम्बरिंग द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोपियन ज्यूज का जो जीनोसाइड हुआ था, जिसमें लगभग 60 लाख ज्यूज मारे गए थे, उसी को बोलते हैं होलोकास्ट। तो होलोकास्ट जो है वो एक दिन में नहीं हुआ था। ऐसे नहीं है कि एकदम से बस कुछ राइट्स ब्रेक हो गए और मार दिया लोगों को। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो जर्मनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे? सबसे पहले एंटी सेमिटिज्म मतलब ज्यूज के अगेंस्ट, मतलब उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करना, हेट फैलाना। अब ये चीज़ बहुत पहले से थी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिविजन्स होते हैं सोसाइटी में, उनको स्ट्रेंथन किया गया, एंटीसेमिटिज्म को और ज़्यादा बढ़ाया गया, ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड को बढ़ाया गया। 1933 में एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जर्मनी का चांसलर, जो कि उस समय हिटलर को बनाया गया, उसकी पावर्स इंक्रीज कर दी गई। लोगों ने कहा भाई ये बहुत सही बंदा है, ठीक है ना, खामों का लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसको परेशान करती है, तो इट्स बेटर कि भी इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाओ। ही विल हैव ओवरराइडिंग पावर्स, ठीक है ना। बेसिकली जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसको हटाया गया, कमज़ोर किया गया, एंड चांसलर को, एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। उसके बाद धीरे धीरे ज्यूस का बॉयकॉट शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि हम ज्यूस के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, सोसाइटी में उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनके आसपास कोई नहीं रहेगा, सिविल सर्विस में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पहले भी था, लेकिन अब वो डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, बिकॉज अब सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। एंड सरकार सपोर्ट कर पा रही थी बिकॉज सरकार के पावर्स थी। अब जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ऐसा मत करो, उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया, उनकी री एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि इन लोगों को हम सिखाएंगे कैसे क्या बोलना चाहिए, राइट। 1935 में दो लॉज आए थे, जिनको न्यूरेमबर्ग लॉज कहते हैं। एक लॉ ने कहा कि जो ज्यूज हैं वो आपस में ही शादी करेंगे, उनसे कोई और जर्मन शादी नहीं करेगा, ठीक है। जो इंटर रिलीजन मैरिज एक तरीके से, उसको मना कर दिया गया, एंड सिटीजनशिप पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। एंड फाइनली फिर धीरे धीरे करके 1941 से 45 के बीच में ज्यूज को मारा गया। आज के रेलिवेंस है, मतलब ये जर्मनी और इसराइल के एम्बेसडर्स इंडिया में जो है, वो ये आर्टिकल क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें होलोकास्ट को भूलना नहीं चाहिए, इसे याद रखना चाहिए, राइट, स्पेशली हमारे यूथ को। क्योंकि आजकल वो लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसको कैसे शेप किया जा रहा है, ऑफिशियल पावर का मिसयूज किया जा रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप्स के खिलाफ हेट्रेड बढ़ाई जा रही है, वायलेंट आइडियोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, आम आदमी इन चीज़ों को अपना रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। इन लोगों को पता है उनके देश की हिस्ट्री, तो इंडिया को भी वॉर्न कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनटॉलरेंस, ये सब हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को, हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और यूथ ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि यूथ जो हैं वो अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट पे बिताते हैं। लेकिन ये चीज़ एल्डर्स के लिए भी ट्रू है। मैं तो कहूँगा यूथ तो फिर भी थोड़ा व्हाट्सएप कम यूज़ करते हैं, एल्डर्स तो सुबह उठते हुए रात को सोते हुए हमेशा व्हाट्सएप यूज़ करते ही हैं, एंड व्हाट्सएप पे ही जनरली ये चीज़ें होती हैं। ये अपने एडिटोरियल में लिखते हैं कि मैलिशियस वर्ड्स, ठीक है, लोगों में डिविजन्स बढ़ाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, हेट स्पीच मान लो इस चीज़ को, ठीक है, हेट स्पीच बहुत पावरफुल होती है। होलोकास्ट भी ऐसे ही शुरू हुआ था, नफरत फैलाने से ही शुरू हुआ था। तो हमें होलोकॉस्ट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पास्ट का पता होगा तभी हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को बचा सकते हैं। कुछ लोग तो क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के ये तक बोल देते हैं कि होलोकॉस्ट कभी हुआ ही नहीं। मतलब देखो, एक तरफ 60 लाख ज्यूज को मारा गया था, इतनी बड़ी बात हुई थी, एंड कुछ लोग अपना ये प्रोपेगेंडा फैलाने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं कि होलोकॉस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये सब तो होलोकॉस्ट एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब वहम फैलाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर हमें हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि होलोकास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं हुई। होलोकास्ट हुआ था, हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कोई देश होलोकास्ट की तरफ गया था। क्योंकि अगर हम उसको भूल जाएंगे, हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे, तो हिस्ट्री
रिपीट होगी। ग्रीन पुश टू फार, इसमें कहा गया है बेसिकली कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसकी वजह से फूड क्राइसिस भी हो सकता है। कैसे? जैसे एग्जांपल दिया गया है कि पिछले कुछ सालों में यूरोप ने रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जो कि सही है, लेकिन उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेबल नहीं है। विंड टर्बाइन हमेशा काम नहीं करता, हवा धीरे हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट गिर जाता है, सन हमेशा नहीं चमकता रहता, राइट। तो जिसकी वजह से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, इन देशों ने एक्सपेक्ट किया था, उतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से इनको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या कर रहे हैं वो लोग अब नेचुरल गैस को और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेचुरल गैस को अगर वो यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है इसकी, तो जो डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इस समय इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके इम्पैक्ट क्या है अगर गैस के प्राइस बढ़ गए तो? क्योंकि नेचुरल गैस से बिजली बनती है, इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा आएगा लोगों का। दूसरा, नेचुरल गैस का एक और यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। अब क्योंकि नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो इसलिए फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज की कॉस्टिंग बढ़ गई है, इसलिए वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा महंगे दाम में बेचेंगी। जब फर्टिलाइज़र ज़्यादा महंगे दाम में मिलेंगे किसान को, तो वो भी फिर ज़्यादा महंगे दाम पे बेचेगा फूड प्रोडक्ट्स को। तो यानी कि फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा होगा, राइट। तो इंडिया को यूरोप के इस एग्जाम्पल से क्या सीखना चाहिए कि इंडिया को देखना चाहिए, देखो यूरोप जो है नेचुरल गैस अब इतनी महंगी हो गई है तब भी खरीद पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन इंडिया इतने हाई रेट पे चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा, नेचुरल गैस नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो फिर हमें इसलिए क्या करना चाहिए, जो हमारा चीप एंड रिलायबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कोयला, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हमें अभी ये नहीं कि जल्दी से जल्दी कोयले का प्लांट बंद करो, ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो स्टेबलाइज ना हो जाएं। ऑल्टरनेटिव क्या है? जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इनफैक्ट नेचुरल गैस भी। लेकिन क्या क्या नेचुरल गैस स्टेबल क्यों नहीं मान रहे हम इसको? क्योंकि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब कोयले के प्राइस एकदम से इतने नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो कोयला है वो रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल है, हमें उसको एकदम से ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इस आर्टिकल में एक और चीज़ लिखी हुई है कि जैसे 2008 में क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $140 पर बैरल क्रॉस कर गए थे। तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा कि हमें ऑयल को कम यूज़ करना है। उसका तरीका है कि हम बायोफ्यूल्स को ज़्यादा यूज़ करें। बायोफ्यूल बनाने के लिए हमें लैंड पे उगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब जब लैंड को आप बायोफ्यूल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो फूड क्रॉप्स के लिए जगह कम हो जाएगी, जिससे फूड शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस में काफ़ी राइज हो गया था ग्लोबली, ठीक है। तो ये दो बातें इस आर्टिकल में दी हुई हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया था ऑब्वियसली, बट उसने कानून भी बनाए थे कुछ, ठीक है। तो जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी तो उसको कौन चेयर करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो किसी कानून को बनाने के लिए मिलती थी तो उसके ऊपर स्पीकर बैठते थे। स्पीकर कौन थे? पहले जीवी मावलंकर।